वन एवं वन्य जीव संसाधन। नारक। मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक, मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर में से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। पश्चिम बंगाल के उत्तरीय भागों का लेप्चा लोक संगीत। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करता है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव जिनका पुनः सृजन करते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये आकार और कार्यों में विभिन्न है परंतु अंतर्निर्भरताओं के कारण जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई हैं। भारत वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो पाएंगे कि कुछ प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन साधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविधता, वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ता है। क्रियाकलाप। आप अपने क्षेत्र में मानव और प्राकृतिक के समन्वयी संबंधों पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाएं। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों की लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कुछ उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी क्वाइल और जंगली चित्तादार उल्लू और मधुका, इनसिग्निस महुआ की जंगली किस्म और हुबरिडिया हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। लुप्त होते वन। भारत में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है वह प्रचलित कर देने वाली बात है कि देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव वन 0.14% है।
स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2015 के रिपोर्ट के अनुसार, चित्र 2.1 के अनुसार वर्ष 2013 में सघन वनों का क्षेत्रफल 3775 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, परंतु वन क्षेत्रों में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेटस इत्यादि। संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, घाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। उदाहरण ये सुभेद या वल्नरेबल जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थिति नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। स्थानीय जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल हैं। एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया से दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो ये जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। ये वे प्राकृतिक कारक कौन से हैं, वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि किसी प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर रहे हैं। ये आपका साइकेस बिमोडी डायर पूर्व घाटी पर पाए जाने वाला एक संकटग्रस्त निकोबार मेगापोड, ये कर्नाटक में पाई जाने वाली हेट्रोमेटस कानारेनिसिस, पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में पाए जाने वाला आक्लेंड्रा ट्राइथेनबनुकोरिया गैम्बलर पुएसी, जिसका उपयोग चटाई व टोकरी बनाने में किया जाता है। ये एम्बिलिका राई बीज कच्चे फलों वाला संकटग्रस्त औषधि लता। ये कुछ लुप्त, दुर्लभ और संकटग्रस्त जातियां हैं दिया है। हम
लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसीलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं से वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजाति क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी झूम खेती अथवा स्लैश और बर्म खेती के चलन वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। क्या उपनिवेशी वन नीति क्यों दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, इनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जाति खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत के अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय के चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और वन प्रदेशों में मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित करने बहुत से वन अधिकारी पर्यावरणविद आगमन मार्ग को बाधित किया। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ियाँ कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थ, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं जो तेजी से विकसित होती औद्योगिकी शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विविध वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। हिमालय संकट में हिमालय चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष एक औषधि पौधा है जो अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियाँ शांति घाटी में मुख्य नर्सरी आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगाते हुए छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं, पेड़ के छाल, पत्तियों और टहनियों और जड़ों से टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाइयाँ विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि हैं। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में के हजारों पेड़ सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक में वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना,
व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व वित्तकरण और दावानल आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधन का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग है। पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसतन संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरणीय रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या, कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि वेटलैंड सूख चुकी हैं। 70% धरातलीय जल क्षेत्र वाटर बॉडीज प्रदूषित हैं। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुके हैं और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। क्रियाकलाप, क्या आपने अपने आसपास ऐसे गतिविधियां देखी है जिससे जैव विविधता कम होती है? इस पर एक टिप्पणी लिखिए और इन गतिविधियों को कम करने के उपाय सुझाएं। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधन का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से ये हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य का भार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किमी से अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन यह मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इन संरक्षण बहुत आवश्यक हो गए हैं। परंतु हम वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन, जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करता है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जब जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनन रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार
व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार सेंचुरी स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगलू, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल को शामिल किया गया। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे और हिरण को आपको दिखाए गए ये चित्र में रहे। एशियाई अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना, बुस्टर्ड और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। बाघ परियोजना वन्य जीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश के 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यकता, जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों की आवासी उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। ये आजकल के संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होता है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जाति में शामिल किया गया है। 1951 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। क्रियाकलाप भारत में वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन्य और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन्य और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन प्राणी के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ये घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, बर्ड डेथ ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना। ये घड़ियाल पॉपुलेशन हैज बीन एट द लोवेस्ट सिंस 1917। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन डू वी। क्या आप उपयुक्त समस्याओं के निदान का कारण ज्ञात कर सकते हैं। संरक्षित वन। वन के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा संरक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए
इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी या अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्रों का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में समुदाय और वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। यह आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव जाति के आवास भी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। रिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोग ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि बरोदेव डाकौ सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, प्रकृति की पूजा सदियों पुराने जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मोल और कौमार्य रूप से बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन मार्गों में या तो वनों के ऐसे बड़े भाग में स्थानीय लोग ही घुसते हैं, न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते रहे हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां और प्रत्येक संस्कृति में प्राकृतिक और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के लिए अपनी पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिर के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। क्रियाकलाप, आप अपने आसपास के किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखें जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करते हैं। हिमालय में कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके समुदाय वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है।
टिहरी में किसानों की बीज बचाओ आंदोलन और नवोत्थान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम आच्छादित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षारित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादन के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य नहीं होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफल मान्य होनी चाहिए जो जनमानस के पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। पेड़ एक विशेष और सीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशकों को भी छाया प्रदान करता है। गौतम बुद्ध 487 ईसा पूर्व इन्होंने लिख के ये वक्त दिया था।